हमारा आपसे अनुरोध है कि आप हमारी वीडियो पर ध्यान न देकर सिर्फ ऑडियो को सुनें। हम डायरी की जुबानी आपको अपने ऑडियो के आधार पर आपको ज्यादा से ज्यादा आनंद दिलाने की कोशिश करेंगे। अगर हमारा ऑडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और अगले पार्ट के लिए कमेंट करें। धन्यवाद। अब सुने ये कहानी। लेकिन आज पता नहीं क्या हुआ कि जैसे ही दुकान पर आए बूढ़े ग्राहक ने ये सवाल किया, लकी भड़क गया। शक्ल से और कुछ तो नहीं लग रहा ना अंकल जी? फटीचर, भिखारी, दो कौड़ी का वगैरह वगैरह। अबे गधे, ये कोई तरीका है दुकान पर पधारे ग्राहक से बात करने का? दुकान बंद करवाएगा क्या? दुकान के मालिक चमन लाल ने लकी को फटकारते हुए उसके माथे पर एक चपत लगा दी। पिछले 5 सालों से लकी इन्हीं के मेडिकल स्टोर पर 8,000 रुपए महीने पर काम कर रहा था। यहाँ इस छोटी सी शॉप पर काम करना उसकी मजबूरी थी। लाइफ में कंगाली की वजह से उसे अपनी कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने के लिए पार्ट टाइम जॉब करना जरूरी था। ऐसा नहीं था कि उसने कभी कोई अच्छी जगह पर अच्छी तनख्वाह की नौकरी ढूंढी नहीं, ढूंढी बहुत पर मिली नहीं, और वो चमन लाल के इस चमन मेडिकल स्टोर पर ही अटक कर रह गया। और आज परेशान इसलिए था क्योंकि उसके पास इतने पैसे नहीं बचे थे कि इस महीने की अपनी कॉलेज की फीस भर सके। लगता है कोई ऑर्डर है। तभी दुकान का फोन बज रहा है और लकी भागते हुए फोन उठाने चला गया। हेलो जी, करोल बाग के बेस्ट मेडिकल चमन मेडिकल से बोल रहा हूँ। बताइए क्या काम था? ये लकी की पेटेंट लाइन थी। चाहे कहीं से भी फोन आए, लेकिन उसे फोन पर बस यही बोलना था। जैसे इधर से लकी ने अपनी बात कही, उधर से उसे जवाब आया। मैं ब्लूमी नाइट्स होटल के कमरा नंबर 303 से बात कर रहा हूँ। एक छोटा सा ऑर्डर है, नोट करो। जी बताइए। हार्ट प्ले के 2 पैकेट और 1 पैकेट टिश्यू। हार्ट प्ले का नाम सुनते ही लकी शर्मा गया था। इतने साल से भी मेडिकल की दुकान पर काम करने के बाद भी उसे इन चीजों का नाम सुनने में शर्म आती थी। हेलो भाई, लिखा कि नहीं? जी सर, लिख लिया सर। लिख लिया तो फिर लेकर निकल। लकी ने देखा कि बाहर बहुत तेज बारिश हो रही थी। उनकी दुकान के सामने पानी भर गया था और तेज हवाओं की वजह से चमन मेडिकल स्टोर का बोर्ड भी गिर गया था। सर, मैं आपका ऑर्डर ले तो आऊंगा, पर थोड़ा टाइम लगेगा। बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है। आप हमारे मालिक को पता है कि तुम मल्होत्रा जी के लड़के को मना कर रहे हो। बहस मत करो, और हाँ, लेट तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, समझे? और उस लड़के ने लकी का जवाब सुने बिना ही फोन काट दिया। उधर से लकी की दुकान का ओनर चमन लाल उसे घूर कर देख रहा था और लकी बारिश की ओर देख रहा था। बारिश का बहाना नहीं चलेगा, जाना पड़ेगा। मैं बहाना नहीं कर रहा। थोड़ी बारिश धीमी हो जाए तो मैं चला जाऊंगा। पता नहीं, कोई मिस्टर मल्होत्रा का बेटा कुछ ज्यादा ही जल्दी में था सर जी। इतनी तेज बारिश में मैं साइकिल से तो इतनी जल्दी पहुंच ही नहीं पाऊंगा। क्या कहा? मिस्टर मल्होत्रा का बेटा? अबे गधे, तू मेरी दुकान बंद करवाएगा क्या? अभी क्या अभी निकल उनका ऑर्डर लेके। वो हमारे बहुत पुराने कस्टमर है। पर वर कुछ नहीं, तू मेरी मोटरसाइकिल ले जा। अरे सर जी, 200 के ऑर्डर में मुश्किल से 40 रुपए बचेंगे। इससे 3 गुना का तो पेट्रोल ही लग जाएगा, और अगर गाड़ी रास्ते में बंद हो गई तो और खर्चा। कोई बात नहीं, तू जा, चाहे जो हो जाए। मल्होत्रा जी का बेटा नाराज नहीं होना चाहिए। चमन लाल ने मोटरसाइकिल की चाबी लकी की ओर उछालते हुए कहा। लकी ने मुंह लटकाकर चाबी ली और रेनकोट और हेलमेट पहनते हुए वहाँ से निकल गया। बाहर आके बाइक को देख के लकी ने मन में सोचा, चलो ठीक है, जो होगा देखा जाएगा। कम से कम बाइक तो आज चलाने को मिल रही है। दरअसल लकी इतने साल काम करने के बाद भी अपने लिए एक मोटरसाइकिल भी नहीं खरीद पाया था। लकी की तनख्वाह ही इतनी भर थी कि सिर्फ उसके कमरे का किराया, उसकी साइकिल में डालने वाली हवा का खर्चा, बिजली पानी का बिल और उसकी गर्लफ्रेंड डिम्पल के साथ महीने में 1-2 बार बाहर खाने का खर्चा ही निकल पाता था। जी हाँ, चौंक गए ना? लकी फटीचर की गर्लफ्रेंड भी है। हुलिये से वो भले ही फटीचर हो, लेकिन वो लगता तो गरीबों का रणबीर कपूर था। लकी को डिम्पल बहुत पसंद थी और वो उसके लिए दुनिया जहाँ की खुशियाँ खरीद कर ला देना चाहता था। वो चाहता था कि एक दिन वो डिम्पल को प्लेन में बैठाए, लेकिन उसके ये सब ख्वाब इस कम तनख्वाह की नौकरी की वजह से तो कभी पूरे नहीं होने वाले थे। पर आज उसके पास मौका था। वो डिम्पल को बाइक पर बिठाकर इस बारिश में राजपथ घुमाना चाहता था। चमन लाल को देने के लिए उसने पहले से बहाना सोच रखा था। बस जल्दी से वो ये डिलीवरी देकर सीधे डिम्पल के पीजी पर ही जाने वाला था। उसने होटल ब्लू मून नाइट्स के बाहर मोटर बाइक पार्क की और सीधा होटल के अंदर चला गया। वो रूम नंबर 303 के बाहर पहुंचा और उसने डोर बेल बजाई। जैसे ही दरवाजा खुला, लकी ने थैली आगे बढ़ाते हुए कहा, नमस्ते, मैं चमन मेडिकल स्टोर से लकी। ये आपका? इससे पहले कि लकी आगे कुछ कह पाता, उसकी आंखें फटी की फटी रह गई थी, क्योंकि उसके सामने कोई और नहीं बल्कि उसकी खूबसूरत गर्लफ्रेंड डिम्पल खड़ी थी। डिम्पल ने एक रेड कलर का नाइट गाउन पहना हुआ था। उसके काले घने बाल गीले थे और उसने उन्हें अपने कंधों पर फैला रखा था।
खुशबू से ही ये चीज साफ पता चल रही थी कि वो अभी अभी नहा कर आई थी। लकी को अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। डिम्पल, डिम्पल, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम यहाँ क्या मेरा पीछा करते हुए आए हो? डिम्पल को भी उम्मीद नहीं थी कि लकी यहाँ तक आ जाएगा। डिम्पल बेबी, क्या हो गया? किससे बात कर रही हो? अचानक से एक गबरू जवान सा लड़का दरवाजे के पास आकर खड़ा हो गया था। उसने बाथरोब पहना हुआ था। लकी उसे देखते ही पहचान गया। लकी जिस कॉलेज में पढ़ता था, राहुल और डिम्पल भी उसी में पढ़ते थे और वो कॉलेज राहुल के फादर का ही था। राहुल डिम्पल पर बहुत लाइन मारता था। लकी ने एक दो बार राहुल को डिम्पल से दूर रहने के लिए भी कहा था, लेकिन राहुल कभी सुधरा नहीं। साले राहुल के बच्चे, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी डिम्पल को हाथ लगाने की? लकी राहुल को इस वक्त इतना बुरा पीटना चाहता था जिसकी कोई हद नहीं थी। इससे पहले कि वो आगे बढ़ता, डिम्पल उन दोनों के बीच में आ गई। रुक जाओ। डिम्पल के पास भी छुपाने के लिए कुछ नहीं रह गया था, इसलिए उसने लकी से कहा, लकी, आज से तुम्हारा मेरा ब्रेकअप। ब्रेकअप? डिम्पल, हम पिछले 1 साल से एक दूसरे के साथ हैं और तुम हो कि मुझसे ब्रेकअप करना चाहती हो? अरे मैं तो तुम्हारे लिए नई बाइक भी लेने वाला था। चल रहने दे, आज ही याद आ रही है तुमको बाइक की। अरे तेरे पास कॉलेज की फीस भरने तक के पैसे नहीं है, तू कहाँ से लेगा बाइक? तेरी 8,000 रुपए महीने की नौकरी से ये सब नहीं होने वाला है फटीचर चंद। लोग हंसते हैं मेरे ऊपर जब मैं सरोजनी में तेरे साथ घूमती हूँ। लकी, तू आज भी सरसों का तेल लगाता है अपने बालों में। चलता फिरता मेडिकल स्टोर है तू। तेरे से हमेशा दवाइयों की बदबू आती है। मैं तेरी जैसे फटीचर गरीब के साथ नहीं रहना चाहती, इसलिए मैंने राहुल से मैचअप कर लिया है। अच्छा, तो बेबी यही है तुम्हारा वो बेकार सा एक्स बॉयफ्रेंड? राहुल डिम्पल के बगल में आकर खड़ा हो गया। फिर उसने लकी के हाथ से थैली उठाई और उसमें से हार्ट प्ले का पैकेट निकालकर उसे चिढ़ाने के लिए उसे हवा में लहराने लगा। बाप रे, इससे बदकिस्मत इंसान इस दुनिया में और कौन होगा? लकी के पास राहुल की बात का कोई जवाब नहीं था। उसने गुस्से से राहुल को देखा और अपनी हाथों की मुट्ठी भींच ली, फिर वहाँ से निकल गया। अबे पैसे तो ले जा, सब कुछ फ्री दे जाएगा क्या? राहुल ने जोर से ठहाका लगाते हुए कहा, लेकिन लकी बिना उसकी बात सुनते हुए ही निकल गया। उसके दिमाग में डिम्पल के कहे शब्द गूंज रहे थे। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि डिम्पल उसके साथ ऐसा भी कुछ कर सकती थी। उसे जिंदगी में पहली बार प्यार हुआ था और पैसों की कमी की वजह से न सिर्फ उसका प्यार बल्कि उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई थी। उसका दिल बुरी तरह टूट चुका था। बाहर आकर उसने ऊपर आसमान की ओर देखा और जोर से चिल्लाया, अगर इतना ही अनलकी बनाना था तो फिर नाम लकी क्यों रखा भगवान? लकी जैसे ही फूटकर रोने को था, तभी उसके फोन पर एक मैसेज आया। लकी ने अपना फोन निकालकर उस मैसेज को जैसे ही पढ़ना शुरू किया, उसके आंसू हंसी में बदल गए और वो जोर जोर से वही सड़क पर नाचने लगा। उस मैसेज में लिखा था, परिवार के रिसर्च और परिवार के निर्णय के हिसाब से अग्रवाल परिवार का वारिस लक्ष्मण लाल अग्रवाल उर्फ लकी ने गरीबी अभ्यास की परीक्षा को पास कर लिया है और आज से ही वो उस जमीन और उस जायदाद का मालिक हो जाएगा जो परिवार ने उसके नाम कर रखी थी। उस मैसेज को पढ़ने के बाद भर बरसात में भी लकी का चेहरा सूरज की तरह खिल उठा था। लकी ने थोड़ी देर की खुशी मनाने के बाद याद किया कि वो सच में गरीब नहीं था। असल में उसके परिवार ने उसे एक परीक्षा में डाल दिया था जिसका नाम था गरीबी अभ्यास परीक्षा। इस परीक्षा के तहत लकी को अग्रवाल खानदान में उसके नाम की जमीन और जायदाद पर तब तक हक नहीं मिलने वाला था जब तक कि वो इस परीक्षा को पास नहीं कर लेता। हालांकि परीक्षा देते देते लकी को 8 साल हो गए थे, इसलिए उसे ऐसा एहसास हो रहा था कि वो कभी परीक्षा को पास नहीं कर पाएगा और हमेशा हमेशा के लिए गरीब ही रह जाएगा। अच्छा हुआ चली गई, अब मिलना कभी। अगले दिन जब लकी की आँख खुली तो वो सीधा उठा और तैयार हो शहर के सबसे बड़े बैंक न्यू सिटी बैंक पहुंच गया। साउथ दिल्ली में बसा हुआ न्यू सिटी बैंक न सिर्फ शहर का सबसे बड़ा बैंक था बल्कि वो सबसे अमीर बैंक भी था। वहाँ पर शहर के सबसे अमीर लोगों के ही पैसे जमा किए जाते थे। लकी ने देखा कि न्यू सिटी बैंक के दरवाजे के बाहर महंगी से महंगी गाड़ी खड़ी हुई थी। भाई, अब इसमें से कौन सी गाड़ी लेगा? लकी को यकीन नहीं हो रहा था कि कल तक वो एक मोटरसाइकिल तक नहीं खरीद पा रहा था और आज वो एक कार और वो भी इतनी महंगी कार खरीदने की सोच रहा था। फिर उसने अपनी नजर गाड़ी पर से हटाई और बैंक के अंदर जाने लगा। उसने देखा कि बाहर बहुत भीड़ थी और महंगे से महंगे कपड़े पहने हुए लोग बैंक के अंदर जा रहे थे। अगले ही पल उसके मन में संकोच पैदा हो गया। पैसे लेते ही सबसे पहले खुद के लिए नए कपड़े खरीदने हैं। बैंक के अंदर दाखिल होने के लिए जैसे ही लकी ने दरवाजे को धक्का दिया, उसे आवाज आई, आउच! लकी थोड़ा सा हड़बड़ी में दिखाई दे रहा था और उस जल्दबाजी के चक्कर में वो एक लंबी लड़की से जा टकराया था जो कि उसके बगल में ही चल रही थी। माफ करना, मैं आपको
देख नहीं पाया। लकी ने जब उसे देखा तो उसके होश उड़ गए। उसके लंबे बाल बहुत ही खूबसूरत थे और उसका चेहरा गोल था। उसकी आंखें भूरे रंग की थी। वो बहुत पैसे वाली लग रही थी। और जब उस लड़की ने लकी के बदरंग कपड़ों और उसके हुलिये को देखा तो उसने अपनी नाक रोई सिकोड़ ली। क्यों नहीं देख पाए? मैं क्या ट्रांसपेरेंट हूँ? तुम्हें इतनी बड़ी लड़की दिखाई नहीं देती? इससे पहले की बात आगे बढ़ती, उस लड़की ने देखा कि इस बैंक की मैनेजर यास्मीन पटेल उन दोनों की ओर बढ़ी चली आ रही थी। उसने भी लकी को देखकर वैसे ही शक्ल बनाई थी जैसी शक्ल उस लंबी लड़की ने बनाई थी। I'm so sorry कोयल मैडम, आपको कहीं लगी तो नहीं? यास्मीन ने उस लड़की से पूछा और फिर घिन भरी नजरों से लकी को ऊपर से नीचे तक घूरने लगी। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आप यहाँ पर किस काम से आए हैं? हाँ, मैं वो अपना पैसा निकालने के लिए आया था। पैसा निकालने के लिए आए हैं? तो फिर क्या आपके पास यहाँ का कार्ड है? न्यू सिटी बैंक का कार्ड हासिल करना एक बहुत ही मुश्किल काम था। अगर किसी को भी उस बैंक का कार्ड लेना था तो सबसे पहले उस आदमी को अपने खाते में 5 लाख रुपए पहले से जमा करवा कर रखने पड़ते थे, तब जाकर उसे कहीं कार्ड मिलता था। लेकिन लकी तो यहाँ पहली बार ही आया था, इसलिए उसके पास कार्ड होने की कोई संभावना नहीं थी। लकी इधर उधर देखने लगा। यास्मीन समझ गई कि ये लड़का कोई पागल है जो कहीं झोपड़पट्टी से यहाँ आ गया है। मैं पूछ रही हूँ, क्या आपके पास कार्ड है? नहीं। जैसे उस लंबे बालों वाली लड़की ने लकी का जवाब सुना तो वो खिलखिलाकर हंस पड़ी। उसने किसी तरह अपनी हंसी रोककर यास्मीन के दोनों हाथों को पकड़ा और बोली, यास्मीन देखो, अगर इस तरह के सड़क छाप लोग तुम्हारी बैंक में ऐसे घुसे चले आने लगे और बाकी के कस्टमर्स को परेशान करने लगे तो इससे तुम्हारे बैंक की इमेज और उसके शेयर को काफी नुकसान होगा। एक मैनेजर होने के नाते तुम्हें इन सब चीजों का ध्यान रखना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि आगे मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं इस बात का पूरा ख्याल रखूंगी कोयल मैडम। और वो लड़की बैंक से बाहर निकल गई। यास्मीन उसे बाहर गाड़ी तक छोड़ने चली गई। कोयल और उसके पिता इस बैंक के सबसे पुराने और सबसे वफादार कस्टमर थे। अगर आज यास्मीन उसे नाराज कर देती और वो अपने पापा से बोलकर अगर उसके बैंक से अपना खाता बंद करवा देती तो शायद यास्मीन की नौकरी जा सकती थी। और ये सब हो रहा था उस पागल लकी की वजह से। इस सड़क छाप को तो जल्द से जल्द यहाँ से भगाना पड़ेगा, यास्मीन ने अपने आप से कहा और बैंक के अंदर आने लगी। यास्मीन जैसे ही बैंक में दाखिल हुई उसने देखा कि लकी बैंक VIP लाउंज के बाहर खड़ा था। एक ऐसा कमरा जहाँ शहर के सभी रईस लोगों का उठना बैठना था। अब अगर ऐसे में लकी उस कमरे के अंदर घुस जाता तो वो सब लोग मिलकर यास्मीन की गर्दन पर चढ़ जाते। रुको, जहाँ हो वहीं खड़े रहो। यास्मीन लकी को किसी भी तरह से उस कमरे में जाने से रोकना चाहती थी, लेकिन उससे पहले ही वो उस कमरे के अंदर दाखिल हो चुका था। अरे यार, ये आदमी है या गधा? यास्मीन ने उस कमरे का दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वो अंदर से लॉक हो गया था। बाप रे, ये कैसा आदमी है? बिना परमिशन के अंदर घुसा तो घुसा, लेकिन दरवाजा भी अंदर से बंद कर लिया। अब डर की वजह से यास्मीन की सांस फूलती जा रही थी। उसका जी ये सोच कर ही घबराया जा रहा था कि न जाने अंदर लकी और सीनियर मैनेजर शशिकांत के बीच में क्या हो रहा होगा। इधर जैसे ही लकी कमरे में दाखिल हुआ, शशिकांत भी उसे देखते ही अपनी जगह पर जम गया, क्योंकि लकी ना तो कहीं से भी VIP लग रहा था और ना ही वो उसका कोई रिश्तेदार था। मैनेजर शशिकांत ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और पूछा, कौन हो भाई? क्या चाहिए तुम्हें? कहीं तुम झाड़ू लगाने तो नहीं आए हो ना? नहीं, मैं यहाँ अपना पैसा लेने के लिए आया हूँ। क्या तुम्हारे पास हमारा सुप्रीम कार्ड है? नहीं। तो फिर हम तुम्हें कोई पैसा नहीं दे सकते। चलो अभी दरवाजा खोलो और बाहर निकलो। नहीं, मैं अपना पैसा लिए बिना नहीं जाऊंगा। अरे बोला ना, बिना कार्ड वाले को पैसा नहीं मिलता है, और वैसे भी पैसा होगा तभी तो निकलेगा। पैसा है तभी तो निकालने आया हूँ। देख, फालतू की बहस मत कर सुबह सुबह और चुपचाप निकल जा, वरना मैं सिक्योरिटी को बुला लूंगा तो वो लोग मार मार कर बाहर निकालेंगे। लकी ये सुनकर घबरा गया। शशिकांत के चेहरे का गुस्सा उसे साफ नजर आ रहा था, लेकिन ऐसा भी नहीं था कि वो झूठ बोल रहा हो। भले ही उसके पास कार्ड नहीं था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि वो अग्रवाल खानदान का लड़का नहीं था। जैसे जैसे मैनेजर शशिकांत उसकी ओर बढ़ता जा रहा था, लकी का डर भी बढ़ता जा रहा था। तभी अचानक घबराए हुए लकी के दिमाग में एक आइडिया आया और उसने अपना अंगूठा उठाते हुए कहा, फिंगरप्रिंट। आपने कहा ना आपको कार्ड चाहिए, पर मेरे पास कार्ड नहीं है, फिंगरप्रिंट है, और मुझे मालूम है कि आपके यहाँ फिंगरप्रिंट से भी पैसा निकल जाता है। ये कहते हुए लकी ने एक राहत की सांस ली, लेकिन शशिकांत को ये समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर लकी को फिंगरप्रिंट की जानकारी कैसे थी, क्योंकि लकी की शक्ल और उसका हुलिया उसकी बातों से मेल नहीं खा रहे थे। अच्छा,
तो तुम फिंगरप्रिंट यूज करना चाहते हो? हाँ। लकी का कॉन्फिडेंस देखकर शशिकांत और भी कंफ्यूज हो गया। उसने फिंगरप्रिंट मशीन को आगे बढ़ाते हुए कहा, ठीक है, तो चुपचाप यहाँ पर अंगूठा लगाओ। लकी ने अपनी फटी हुई पैंट के पिछले हिस्से से अपना अंगूठा पोंछा और फिर उस मशीन पर लगा दिया। 2 सेकंड के बाद मशीन में से एक आवाज आने लगी। उसके अंदर एक लाल बत्ती जल रही थी और वो जोर जोर से बीप कर रही थी। मैनेजर शशिकांत ने लकी को ऐसे देखा जैसे वो कोई बड़ा अपराधी था। तुम्हारा फिंगरप्रिंट मैच नहीं कर रहा है। शशिकांत ने अपना फोन निकाला और पुलिस का नंबर लगाने लगा। लकी ने उसकी स्क्रीन पर देख लिया था कि वो 100 नंबर पर फोन लगा रहा था। लकी बुरी तरह से घबरा गया था। अरे अरे, ये क्या कर रहे हो? देखिए सर, मेरी बात सुनिए, मैं कोई क्रिमिनल नहीं हूँ। हो सकता है मैंने गलत उंगली लगा दी हो। बस आप मुझे एक लास्ट बार फिंगरप्रिंट लगा लेने दीजिए, बस। अगर ये उंगली भी नहीं लगी ना, तो फिर ये मत कहना कि मैं उंगली ट्राई कर देखता हूँ। बार बार ऐसा नहीं चलने वाला है। अगर ये वाली काम नहीं की तो मैं सीधा पुलिस को फोन कर दूंगा। लकी ने फिर से अपने सीधे हाथ की उंगली को अपनी पैंट से साफ किया और भगवान का नाम लेकर उसे उस मशीन पर लगा दिया। जैसे ही उंगली उस मशीन पर पड़ी, अब की बार फिर मशीन में से एक आवाज आई और वो चमक कर हरी हो उठी। तभी मैनेजर शशिकांत के मोबाइल पर मैसेज आया, वेरिफिकेशन सक्सेसफुल, खाता 1, नाम लक्ष्मण लाल अग्रवाल, खाता नंबर 01104। जैसे ही मैनेजर शशिकांत ने इस मैसेज को देखा, उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उस मशीन पर चमकती हरी लाइट को देखते हुए लकी की आंखों में भी चमक आ गई। फिर लकी ने मैनेजर शशिकांत को घूर कर देखा। मैनेजर शशिकांत ने भी उसके आगे हाथ जोड़े और खिसिया कर हंसते हुए कहा, लक्ष्मण सर, प्लीज मुझे माफ कर देना। मैं इस ब्रांच में नया आया हूँ और इसलिए मुझे मालूम नहीं था कि आप कौन हो। मैं इस ब्रांच का सीनियर कस्टमर मैनेजर शशिकांत वर्मा हूँ। हाँ, ठीक है, तुम बस मुझे ये बताओ कि मेरे खाते में कितने पैसे रखे हुए हैं। लकी अब सोफे पर बैठ गया। मैनेजर शशिकांत उसके सामने खड़ा हुआ था और उसके खाते की जानकारी अपने फोन पर ही निकाल रहा था। हो गया सर, आपके खाते में इस वक्त 90,80,70,650 रुपए रखे हुए हैं। साथ ही आपके खाते से यहाँ एक फरारी जुड़ी हुई दिखा रहा है। इसके अलावा आपके खाते में 2 किलो सोने की 100 ईंटें रखी हुई है, 5 किलो सोने की 20 ईंटें हैं, पिकासो की 3 असली पेंटिंग है, 20 हीरे हैं 24 कैरेट के, और भी बहुत कुछ है सर। इतना सारा धन देखने के बाद शशिकांत की तो आंखें ही बाहर निकलने को हुआ ही थी। उसने कभी लकी जितना अमीर आदमी अपनी जिंदगी में कहीं नहीं देखा था। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि इस फटीचर जैसे दिखने वाले लड़के के खाते में इतना पैसा भी हो सकता था। शशिकांत अपने मन में ही ये सोच रहा था कि दुनिया के 99% लोग अपनी पूरी जिंदगी काम करने के बाद भी इतना पैसा नहीं कमा सकते थे जितना कि लकी के खाते में इतनी छोटी सी उम्र में रखा हुआ था। ठीक है, चलो मुझे कार्ड दे दो। जी, मैं अभी आपके लिए एक नया कार्ड बनवा देता हूँ सर। बस मुझे 10 मिनट दीजिए सर। थोड़ी देर में मैनेजर शशिकांत उसके लिए एक चमचमाता हुआ सुप्रीम कार्ड लेकर उसके सामने आ गया। लीजिए सर, आपका कार्ड, पासवर्ड वगैरह सब आपको ईमेल पर मिल जाएगा। लकी ने उस कार्ड को उलट पलट कर देखा और फिर बाहर निकलने लगा। वैसे तो शशिकांत की ड्यूटी ऑफिस में थी और वो किसी को बाहर छोड़ने नहीं जा सकता था, पर लकी जैसे इम्पोर्टेंट कस्टमर की गुड बुक्स में आने के लिए वो लकी को पार्किंग तक छोड़ने के लिए बाहर जाने लगा। इधर यास्मीन अपने केबिन में अपना सिर पकड़े हुए बैठी थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर अंदर चल क्या रहा था। एक पल को तो उसे लगा कि लकी पागल नहीं बल्कि बदमाश था और उसने शशिकांत को बंदी बना लिया होगा। लेकिन जब उसने शशिकांत को सुरक्षित बाहर आते देखा तो राहत की सांस ली। सर, आप जिंदा है? मैं क्यों इतनी जल्दी मरने लगा? लेकिन फिर लकी को देखकर यास्मीन भड़क गई। सर, मुझे लगा कि ये पागल जबरदस्ती अंदर घुस आया है और इसने आपके ऊपर हमला करके आपसे जबरदस्ती एक कार्ड बनवा लिया और फिर आपको मार दिया सर। यास्मीन! शशिकांत ने यास्मीन का हाथ पकड़ा और उसे खींचकर अपने साथ के खंबे के पास ले गया। तुम्हें मालूम भी है ये कौन है? अरे ये लक्ष्मण लाल अग्रवाल है, अग्रवाल खानदान का वारिस। तुम्हें पता है ना कि अग्रवाल खानदान का खाता हमारे बैंक के जितनी भी शाखाएं हैं उसका सबसे बड़ा खाता है। यास्मीन ने जैसे ही ये नाम सुना उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। वो जानती थी कि आज न्यू सिटी बैंक अगर इतनी ऊंचाइयों पर पहुंचा था तो उसके पीछे अग्रवाल खानदान का सबसे बड़ा हाथ था। इस बात का जिक्र उससे तब भी किया गया था जब उसने नौकरी ज्वाइन की थी। अब जाओ और जाकर लकी सर से माफी मांगो। अगर उन्होंने तुम्हें माफ कर दिया तो तुम्हारी किस्मत, वरना समझ लेना कि तुम्हारी नौकरी तो गई। यास्मीन के पास अब लकी से माफी मांगने के अलावा और कोई चारा नहीं था। यास्मीन ने उसके कपड़ों को देखा और एक सांस लेते हुए बोली, सर प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मेरा इंटेंशन आपको हर्ट करने का बिल्कुल भी नहीं था। मैं तो जो कुछ कह रही थी बैंक की सेफ्टी के लिए कह रही थी।
इट्स ओके। लकी ने कहा और आगे बढ़ गया। यास्मीन को अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था कि लकी ने उसे माफ कर दिया। शशिकांत और यास्मीन भी लकी के पीछे पीछे उसकी साइकिल तक उसको छोड़ने आए। उन्हें लगा था कि लकी के पास कोई लग्जरी कार होगी। बैंक के सबसे बड़े कस्टमर को साइकिल से जाता देख शशिकांत खुद को रोक नहीं पाया। लक्ष्मण सर, मैंने अपनी पूरी जिंदगी में आप जितना पैसे वाला और सिंपल इंसान नहीं देखा। प्लीज आगे भी मेरा ध्यान रखना सर। हाँ सर, अगर आपको बैंक से रिलेटेड कोई भी जरूरत हो तो मुझे कॉल कर लीजिएगा, मैं आपके लिए अवेलेबल रहूंगी। अगर किसी को मेरी सच्चाई बताई तो ठीक नहीं होगा, सब कुछ कॉन्फिडेंशियल रहना चाहिए। जी जी बिल्कुल सर, ऐसा ही होगा। और हाँ, एक बात और, आदमी के पास पैसा होना चाहिए, लेकिन पैसे का घमंड नहीं होना चाहिए। पैसा आज है कल नहीं है, लेकिन हम सब कल भी इंसान थे, आज भी इंसान है और कल भी इंसान ही रहेंगे। इसलिए हमें अपने साथियों का सम्मान करना चाहिए और इस तरह से पैसों का ठोस दिखाकर किसी को दबाना नहीं चाहिए। लकी न्यू सिटी बैंक से सीधा अपने कॉलेज की ओर निकल गया। असल में उसे क्लास जाने में देर हो रही थी। जैसे ही वो कॉलेज के अंदर दाखिल हुआ, उसका पैर एक कीचड़ से भरे गड्ढे में पड़ गया। ओह शिट, आज फिर से। उसने अपने आप से कहा और अपने जूतों को पास की सड़क की ओर साफ करने लगा। उसने जैसे तैसे अपना जूता तो साफ कर लिया था, लेकिन वो अपनी पैंट पर लगे कीचड़ के दाग को साफ नहीं कर पाया था। इतने में क्लास की घंटी बज गई थी। वो भागते हुए क्लास में पहुंचा तो देखा कि प्रोफेसर कमलनाथ मिश्रा की क्लास शुरू नहीं बल्कि खत्म हुई। आज की क्लास यही खत्म होती है। कल आप सबको क्या काम करके लाना है वो मैंने यहाँ लिख दिया है। कल मिलते हैं, कमलनाथ जी ने कहा और लकी को निराशा भरी नजरों से देखते हुए क्लास से बाहर चले गए। इधर लकी का सिर भी शर्म से झुक गया था और उसे अंदर ही अंदर बहुत बुरा लग रहा था कि वो बैंक के चक्कर में लेट हो गया। कॉलेज में जितने भी प्रोफेसर थे उनमें से लकी कमलनाथ जी को सबसे ज्यादा पसंद करता था। बाकी प्रोफेसर तो पूरी क्लास के सामने उसकी गरीबी का मजाक उड़ाते थे, लेकिन सिर्फ कमलनाथ जी ही ऐसे प्रोफेसर थे जो उसके साथ बराबरी का व्यवहार करते थे। लकी बिना कुछ कहे वैसे ही अपना सिर नीचे झुकाए क्लास में दाखिल हो गया। जैसे ही उसके पैर क्लास में पड़े, सभी लोग उसी की ओर देखने लगे। ये फटीचर कब से लेट आने लगा? सूरज पश्चिम से उग सकता है, लेकिन ये कमलों की क्लास में कभी लेट नहीं हो सकता। इसकी पैंट तो देखो यार, कितनी गंदी है। भाई क्लास में लड़कियां भी होती है, कम से कम कपड़े तो ढंग के पहन के आता। अरे कहाँ से पहन कर आता? कपड़ों के लिए तो पैसे लगते हैं। इसके पास ये कपड़े हैं, इसके लिए तो यही बहुत है। क्लास में बैठे सभी लोगों ने लकी के ऊपर फप्तियां कसनी शुरू कर दी थी। हर कोई उसके बारे में कुछ न कुछ कहे जा रहा था। ऐसा नहीं था कि लकी ये सब आज ही सुन रहा था। इस तरह की फप्तियों का सामना वो हर रोज करता था। रोज उसे ऐसी बातें सुनकर बुरा भी लगता था और आज भी उसने अपना सिर तो नीचे झुका ही रखा था, लेकिन आज उसके चेहरे पर एक मुस्कान थी। इन लोगों को पता नहीं था कि ये अनलकी आज कितना लकी होकर आ रहा था। तभी पीछे वाले दरवाजे से किसी की आवाज आई, डिम्पल। जैसे ही वो आवाज सबके कानों में पड़ी, सब लोग क्लास के पीछे वाले दरवाजे की ओर देखने लगे। वहाँ और कोई नहीं बल्कि डिम्पल का नया बॉयफ्रेंड राहुल खड़ा था। सब लोग राहुल को अच्छी तरह से जानते थे। राहुल कमरे में दाखिल हुआ और सीधा डिम्पल के पास पहुँचा। डिम्पल ने अपने हाथ उसकी गर्दन में किसी हार की तरह डाल दिए और वो उसकी बाहों में झूम उठी। उधर राहुल ने भी डिम्पल को सबके सामने चूम लिया। ये नजारा देखते ही सबकी नजरें लकी के ऊपर जा टिकी। सबको अभी तक तो यही पता था कि डिम्पल लकी की गर्लफ्रेंड है। किसी को इस बात की खबर नहीं थी कि उन दोनों का ब्रेकअप हो गया था। डिम्पल को राहुल की बाहों में देखकर लकी के तन बदन में आग तो लग गई थी, लेकिन फिर भी वो शांत होकर वहीं बैठा हुआ था और उसने अपने गुस्से पर काबू किया हुआ था। अरे लकी भाई, ये सब क्या हो रहा है? होने दे जो हो रहा है। अरे भाई, तुझे पता है ये राहुल कितना चालू आदमी है? अभी तक इस कॉलेज की 5 लड़कियों को फंसा चुका है और ये छठी है। लकी ने अपने दोस्त प्रीतम की बात सुनते ही उसे घूर कर देखा। प्रीतम को लगा कि लकी को उसकी बात का बुरा लगा था, लेकिन अगले ही पल वो उसे देख मुस्कुराया और बोला, कोई बात नहीं भाई, सबकी अपनी अपनी लाइफ है। लकी डिम्पल की ओर देखने लगा जो कि राहुल की बाहों में इतरा रही थी। वो जानती नहीं थी कि लकी चाहता तो यहीं खड़े खड़े राहुल और उसके पिता को उनके कारोबार समेत खरीद सकता था। उधर जैसे ही राहुल और डिम्पल की नजर लकी पर पड़ी तो वो जानबूझकर उसे छेड़ने के लिए उसके सामने से गुजरने लगे। अच्छा लकी सुनो। अचानक से डिम्पल ने अपना मोबाइल निकाला और उसका कवर खोलकर लकी के मुंह पर फेंक दिया। अब क्योंकि मैं तुम्हारे साथ नहीं हूँ, इसलिए मुझे तुम्हारे इस कवर की भी जरूरत नहीं है। लकी ने उससे कुछ नहीं कहा और नीचे गिरा वो कवर अपनी टेबल पर रख लिया। जो कवर डिम्पल ने उसके मुंह पर फेंका था, उस कवर को खरीदने के लिए लकी ने 3 दिन तक ओवर टाइम किया था। भले ही उस वक्त उसके पास पैसा नहीं था, लेकिन वो फिर भी डिम्पल की छोटी से छोटी डिमांड को पूरा करने के लिए अपनी जान लगा देता था। लकी को जैसे ही ये सब याद आया, उसकी पलकों की कोरे भीग गई। डिम्पल बेबी, इसने तुम्हें कवर गिफ्ट किया? कवर कौन गिफ्ट में
में देता है। बेबी, जिसकी मोबाइल खरीद कर गिफ्ट करने की औकात नहीं होती, वो सिर्फ कवर ही गिफ्ट कर सकता है। कोई बात नहीं बेबी, मैं आज ही तुम्हें एक नया फोन दिलाता हूँ। आ जाओ, चलते हैं कनॉट पैलेस, वहाँ से लाते हैं बेबी के लिए एक नया फोन। हाँ बेबी, पहले हम एक नया फोन खरीदेंगे और फिर उस नए फोन की पार्टी भी करेंगे, और उसके बाद आज। डिम्पल ने कहा और राहुल के चेहरे पर उंगलियां फिराने लगी। राहुल भी और लकी भी उसके इशारे को समझ गया था। लकी जानता था कि वो ये सब सिर्फ उसे चिढ़ाने के लिए कर रही थी, लेकिन लकी को खुद के लिए नहीं बल्कि उसी के लिए बुरा लग रहा था। वो मन ही मन यही सोच रहा था कि अगर डिम्पल थोड़ा सा, बस थोड़ा सा और इंतजार कर लेती तो आज लकी उसके लिए फोन की पूरी दुकान खरीद कर रख देता। भाई ये सब क्या हो रहा है? तेरे सामने ये सब हो रहा है और तू बस मुस्कुराए जा रहा है। तुझे गुस्सा नहीं आ रहा लकी? नहीं प्रीतम, जो हो रहा है अच्छा ही हो रहा है। जो होता है वो भी अच्छे के लिए ही होता है, इसलिए चिल। लकी ने कहा और फिर से राहुल और डिम्पल की ओर देखने लगा। जब उन दोनों की नजर लकी के मुस्कुराते हुए चेहरे पर पड़ी तो वो अंदर तक भभक गए। दोनों के दोनों ये सब सिर्फ और सिर्फ लकी को जलाने के लिए कर रहे थे, लेकिन वो तो ऐसा बैठा था जैसे उसका और डिम्पल का कोई रिश्ता ही नहीं था। जब अपने इन सब बातों का लकी के ऊपर कोई असर होता नहीं दिखाई दिया तो डिम्पल राहुल से बोली, चले बेबी। बेबी नहीं बेबी, हबी। आज से तुम मुझे बोलोगी हबी और मैं तुम्हें बोलूंगा मेरी प्यारी वाइफी। राहुल ने लकी के सामने ही डिम्पल को चूम लिया। ये देखते ही लकी थोड़ा सा जल भुन तो गया था, लेकिन उसे डिम्पल का ऐसा रूप देखकर उसके लिए बुरा लग रहा था। डिम्पल, ये सब क्यों कर रही हो? क्या दिखाना चाहती हो इस सब से? राहुल की किसी बात का तो लकी के ऊपर कोई असर हुआ नहीं था, लेकिन लकी की इस बात का राहुल को जरूर बुरा लग गया था। उसने गुस्से से अपनी नाक फुलाते हुए कहा, ओए टीचर, ज्यादा बकवास करने की जरूरत नहीं है। आज के बाद अगर तूने मेरी डिम्पल के बारे में कुछ कहा या उसकी तरफ आंख उठाकर भी देखा ना तो मैं राजपथ पर तेरी परेड करवा दूंगा। रहने दे भाई, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं खराब चीज ना तो देखता हूँ और ना ही उसके बारे में बात करता हूँ। लकी प्रीतम की ओर देखकर हंसने लगा। जिस तरह से लकी आज राहुल के मुंह पर जवाब फेंक कर मार रहा था, प्रीतम को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ये वही लकी है जो उसका दोस्त हुआ करता था। उधर राहुल उसका जवाब सुनकर गुस्से से लबरेज हो गया था। वो लकी को सबक सिखाने के लिए अपना घूंसा तान कर उसकी दिशा में बढ़ ही रहा था कि इतने में पीछे से एक लड़की की आवाज आई, डिम्पल। सब लोगों ने फिर से उस आवाज की ओर देखा। वहाँ पर एक बहुत ही खूबसूरत लड़की खड़ी थी। उसका नाम साक्षी था। वो गुस्से से डिम्पल की ओर देख रही थी। उसकी आंखें बहुत सुंदर थी और उसके बाल खुले हुए थे। अब तो हद से आगे बढ़ती जा रही है डिम्पल। लकी जैसे लड़के को छोड़कर तो इस एक नंबर के लफंगे राहुल के साथ लगी पड़ी है। तुझे तो कॉलेज के किसी गड्ढे में जाकर डूब मरना चाहिए। साक्षी, ये तो क्या कह रही है? जुबान संभाल अपनी। लकी के बारे में अच्छी बात सुन लेने की वजह से डिम्पल का मन खराब हो गया था। जब डिम्पल लकी के साथ थी तो उसकी साक्षी से भी अच्छी दोस्ती थी। साक्षी एक बहुत ही सुलझी हुई लड़की थी। जब भी डिम्पल और लकी के बीच में किसी बात को लेकर झगड़ा होता था तो डिम्पल उसे सुलझाने के लिए अक्सर साक्षी की ही मदद लेती थी। मैं जो कह रही हूँ सही कह रही हूँ। तुझे सीरियसली शर्म आनी चाहिए डिम्पल। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तू ऐसी लड़की निकलेगी। लकी जैसा बंदा ना तुझे कहीं नहीं मिलेगा। लकी ने देखा कि साक्षी की बात सुनते ही राहुल के कान खड़े हो गए थे, लेकिन वो सच बोल रही थी, इसलिए राहुल कुछ कर भी नहीं सकता था। साक्षी लकी के पास आकर खड़ी हुई और बोली, तू इतना जल्दी कैसे भूल गई कि लकी तेरे लिए हर टफ टाइम में खड़ा रहता था। जब भी तू बीमार होती थी और तेरी खड़े होने की भी हालत नहीं होती थी तो बेचारा तेरे लिए खाना बनाता था, तेरे कपड़े धोता था और तो और तेरे लिए दवाई तक लेकर आता था। तुझे याद नहीं है जब हम सब हिमाचल घूमने के लिए गए थे और तेरे पैर में मोच आ गई थी तो ये बेचारा अपनी नौकरी छोड़कर भागा भागा रात में हमारे पास आ गया था। इतना प्यार किया इसने तुझसे और तू इसे छोड़कर जा रही है। अपने लिए साक्षी के मुँह से इतना सब सुन लेने के बाद लकी ने अपनी गर्दन नीचे झुका ली थी। उसे डिम्पल के साथ बिताए सारे लम्हे याद आ रहे थे। उसकी पलकों की गोरे भीग गई थी। इधर साक्षी की बात पूरी नहीं हुई थी। अरे ये लकी अपनी छोटी सी सैलरी में से भी रोज तेरे गोलगप्पों के लिए पैसे निकाल लेता था। तुझे नहीं पता है, मुझे पता है कि आज भी एक बाइक खरीदने के लिए बंदा पैसे जोड़ रहा है, रोज दाल और रोटी खा रहा है, इसलिए, सिर्फ इसलिए ताकि तुझे बाइक पर घुमा सके। और तू ऐसे आदमी को नीचा दिखाने की कोशिश कर रही है। हाँ तो ये इसका प्रॉब्लम है ना। मैंने इससे पहले ही कहा था कि ये मेरा प्यार अफोर्ड नहीं कर पाएगा, तो फिर क्यों मेरे साथ इतना आगे बढ़ा? आज अगर मैं चीज सैंडविच खा सकती हूँ तो फिर
मैं बिना घी की रोटी क्यों खाऊं? लकी देख पा रहा था कि डिम्पल कितनी बदल गई थी। इससे पहले कि वो उसे कुछ जवाब देता, अचानक ही उसका फोन बज उठा। उसने मोबाइल निकाल कर देखा तो पाया कि किसी अनजान नंबर से फोन आ रहा था। लकी बीच में ही फोन उठाने के लिए निकल गया। देखा कितनी बदतमीजी से उठकर चला गया। चलो अभी, डिम्पल ने राहुल के हाथ को कस कर पकड़ा और निकल गई। इधर फोन पर लकी कुछ बोलता कि उससे पहले ही सामने से आवाज आई, बहुत हो गया लक्ष्मण, अब बस जल्दी से घर आ जा। फोन पर ये आवाज सुनते ही लकी एक पल में उसे पहचान गया था। ये उसकी माँ की आवाज थी। उसके दिमाग से डिम्पल के सारे ख्यालात चले गए और सिर्फ उस आवाज को सुनकर ही उसकी आंखें डबडबा आई थी। वो सालों बाद इस आवाज को सुन पा रहा था। इस आवाज को सुनने के लिए लकी के कान कब से तरस गए थे, लेकिन वो चाहकर भी उन्हें फोन नहीं कर सकता था। जब तक वो गरीबी की परीक्षा को पास नहीं करता, तब तक वो उन्हें फोन नहीं लगा सकता था। आज इतने सालों के बाद अपनी माँ की आवाज सुनी तो लकी की आंखों में आंसू उतर आए। उसका दिल भर आया था। सालों से उसे अपने इस अकेलेपन की ऐसी आदत हो गई थी कि वो भूल ही गया था कि उसका कोई परिवार भी था। लकी की आंखों में आंसू थे, लेकिन वो मुस्कुरा भी रहा था। मैं जल्दी आऊंगा माँ, बस पढ़ाई खत्म करते ही आ जाऊंगा आपके पास। इससे पहले कि लकी कुछ आगे और कह पाता, उधर से उसकी माँ ने कहा, बस अब कितना पढ़ेगा, तू अब जल्दी से आजा, मैंने तेरे लिए एक लड़की ढूंढ रखी है। लकी की माँ ने कहा और ये सुनते ही लकी के होश उड़ गए। वो डिम्पल के सदमे में बाहर भी नहीं निकला था और इधर उसकी माँ ने उसके लिए लड़की भी ढूंढ दी थी। माँ, मैं अभी क्लास में हूँ, आपको थोड़ी देर बाद फोन करता हूँ। लकी ने आगे की बात से बचने के लिए कहा और फोन रख दिया। फिर वो अपने दोस्त प्रीतम और गर्वित के साथ लंच करने कैंटीन की ओर चला गया। जैसे ही वो कैफेटेरिया में दाखिल होने वाले थे, अचानक से गर्वित रुक गया। उसकी आंखें उसके फोन पर गड़ी हुई थी। भाई साहब, ये देख, अमित ने ग्रुप चैट पर अपनी फजीयत करवा ली। खोलो अपना हॉस्टल वाला ग्रुप, खोलो तुम दोनों। लकी और प्रीतम ने तुरंत अपना फोन निकाला और हॉस्टल वाला ग्रुप खोल लिया। हालांकि लकी ने हॉस्टल छोड़ दिया था और सिर्फ डिम्पल की वजह से वो एक छोटे से कमरे में रहने के लिए आ गया था। फिर भी उसने हॉस्टल का ग्रुप नहीं छोड़ा था और ना ही प्रीतम और गर्वित उसे वो ग्रुप छोड़ने देना चाहते थे। गर्वित की बात सुनते ही तुरंत लकी और प्रीतम ने अपनी जेब से फोन निकाला और देखा। अरे बाप रे, ये अमित भी ना कितना बड़ा गधा है। अमित ने उस ग्रुप में एक वीडियो मैसेज भेजा हुआ था। दोस्तों, आज से तुम्हारा भाई अमित सबके सामने ये ऐलान कर देना चाहता है कि तुम्हारा भाई फिर से सिंगल से मिंगल हो गया है। सबके सब जल्दी से हॉस्टल आ जाओ, आज का लंच तुम्हारे भाई की तरफ से। चलो अच्छा है, किसी को तो लड़की मिली, वैसे भी इससे इसका अकेलापन झेला नहीं जा रहा था। लकी ने प्रीतम से कहा, चलो चलो हॉस्टल चलते हैं, साले की आज जमकर खींचेंगे। गर्वित और प्रीतम तो आगे बढ़ गए थे, लेकिन लकी वहीं पर रुक गया था। वो उनके साथ आने में थोड़ा सा झिझक रहा था। क्या हुआ लकी, तू क्यों रुक गया? भूख नहीं लगी है? लगी है तो तुम लोग जाओ, मैं यही कैंटीन में कुछ खा लूंगा। अरे अब यहाँ किसके साथ खाएगा? तेरे साथ खाने वाली तो अभी किसी और के साथ खा रही है, इसलिए चलना भाई, तू हमारे साथ खा लेना। वैसे भी अमित ने पूरे ग्रुप को बुलाया है और पूरे ग्रुप में तू भी तो आता है। हाँ, पर प्रीतम। लकी के पास इसके आगे कुछ कहने के लिए बचा नहीं था। उसका मन तो उन दोनों के साथ जाने के लिए बहुत कर रहा था, पर वो फिर से हॉस्टल नहीं जाना चाहता था। अब वो हॉस्टल का हिस्सा नहीं रह गया था, इसलिए उसे लग रहा था कि वहाँ खाना ठीक नहीं था। भाई मुझे मालूम है तू क्या सोच रहा है, लेकिन तुझे मालूम नहीं है कि हम क्या सोच रहे हैं। क्या सोच रहे हो तुम दोनों? प्रीतम और गर्वित दोनों मुस्कुराने लगे और लकी को देखकर बोले, आज के आज ही हम तेरा कमरा खाली कर देंगे। क्यों? क्योंकि तू फिर से हमारे साथ रहने के लिए आने वाला है। मेरी वार्डन से बात हो गई है, उसने कहा है कि तुम जब चाहो तब फिर से शिफ्ट हो सकते हो, इसलिए हम आज ही तुम्हारा कमरा खाली करके सारा सामान यहाँ ले आएंगे। गर्वित की बात सुनकर लकी खुश हो गया था। उसे लग रहा था कि वो डिम्पल के जाने के बाद उस कमरे में अकेला हो जाएगा, लेकिन जब उसके ये दो दोस्त जिंदा थे, तब तक वो उसे अकेला होने ही नहीं देने वाले थे। वो प्रीतम और गर्वित के गले लग गया। थैंक्स यार, तुम लोग सच में जान हो मेरी। गर्वित ने झूमते हुए बॉटल का इशारा कर दिया। अबे जा, सिर्फ गले लगने से काम नहीं चलेगा, शाम को असली वाली पार्टी देनी पड़ेगी। लकी और प्रीतम को हंसी आ गई। थोड़ी देर बाद जब वो तीनों हॉस्टल पहुँचे तो उन्होंने देखा कि अमित और एक लड़की एक साथ एक पलंग पर हाथ पकड़कर बैठे हुए थे। अरे तुम लोग वापस आ गए? अमित ने चौंकते हुए लड़की का हाथ छोड़ा और तीनों की ओर देखते हुए कहा। अमित का कद हॉस्टल के बाकी लड़कों से लंबा था। उसका शरीर दुबला लेकिन सुडौल था। वो खेल कूद में बहुत अच्छा था। बेबी ये है मेरे दोस्त। दोस्तों ये है मेरी बेबी, मेरा मतलब मेरी गर्लफ्रेंड है रोशनी, ये म्यूजिक सीख रही है। रोशनी ने सबको हाय कहा और फिर अमित बोला, रोशनी ये मेरे रूममेट्स है गर्वित, प्रीतम और लकी। लकी अब हमारे साथ नहीं रहता, लेकिन ये हमारे दिलों में अभी भी जिंदा है। हाँ, लेकिन अब से भाई साहब फिर से हमारे साथ रहने के लिए आने वाले हैं।
इसलिए आपने इनके बिस्तर पर अपने जो प्रोटीन के डब्बे जमा रखे हैं उन्हें हटा लीजिए। गर्वित की बात सुनते ही अमित का चेहरा खुशी से खिल गया। वो चाहता तो यही था कि लकी, जो कि उन सबकी जान था, वो वापस आ जाए, लेकिन वो ऐसे अचानक से वापस क्यों आ रहा था, इस बात का उसे अंदाजा नहीं था। पर भाई क्या हुआ? लैंडलॉर्ड से लड़ाई हो गई? नहीं भाई। प्रीतम समझ गया था कि रोशनी के सामने लकी को आगे की बात कहने में शर्म आ रही थी, इसलिए इससे पहले कि अमित आगे लकी से कोई सवाल करता, प्रीतम ने उसका बचाव करते हुए कहा, अरे भाई लाइफ है, कभी धूप है कभी छाव है, चलता रहता है, तू ज्यादा सवाल मत कर और पलंग खाली कर। प्रीतम की बातों से अमित समझ गया कि वो रोशनी के सामने इस बारे में कुछ बात नहीं करना चाह रहे थे। अमित ने भी आगे कुछ नहीं कहा और पांचों के बीच में एक खामोशी सी छा गई। अमित ने उस चुप्पी को तोड़ते हुए कहा, चलो तो फिर रॉबिन्स कैफे पर खाना खाने के लिए चलते हैं। रोशनी की रूममेट्स भी आने वाली है। लकी तू डिम्पल को बोल देना, वो भी आ जाएगी। अमित ने जैसे ही ये कहा, गर्वित और प्रीतम उसे गुस्से से देखने लगे। प्रीतम ने तो अपना सर ही पकड़ लिया था। अमित की मोटी बुद्धि में उसकी छोटे छोटे इशारे कभी नहीं घुस सकते थे। ये बात वो अच्छी तरह से समझ गया था। इससे पहले कि फिर से प्रीतम लकी के घाव को ढकने की कोशिश करता, लकी ने खुद उसे कुरेदते हुए कहा, मैं और डिम्पल अब साथ में नहीं है अमित। तुम और डिम्पल साथ में नहीं हो मतलब? ये सब कब हुआ और कैसे हुआ? अमित अब हो गया तो हो गया ना, सब आज ही जानना है क्या तेरे को? गर्वित की बात से अमित समझ गया था कि इस बारे में बात करने के लिए ये सही मौका नहीं था। तभी रोशनी ने कहा, हमें निकलना चाहिए। मेरी रूममेट्स का मैसेज आया है कि वो लोग निकल चुकी है। वो पहले से ही बहुत भूखी है और अगर हमने उन्हें वेट करवाया तो वो मुझे ग्रिल करेंगी। हाँ, अगर ऐसा है तो प्रीतम जी, गर्वित जी और लकी जी, आप अपने अपने कपड़े बदलो। प्रीतम तू लकी को कुछ बढ़िया सा दे देना और प्लीज सब लोग जल्दी तैयार हो जाओ, हम लोग बाहर इंतजार कर रहे हैं। अमित रोशनी का हाथ थामकर बाहर आ गया। उधर प्रीतम ने कमरे का दरवाजा बंद कर लिया था। अमित और रोशनी कमरे के बाहर खड़े थे। तभी रोशनी का फोन बज उठा था। हेलो, हाँ कोयल, अच्छा तुम लोग पहुँच गए? हाँ, इतनी भी क्या जल्दी है, जब तुम मिलोगी तो खुद ही देख लेना। अच्छा, तुम्हारे सिर में चोट? अच्छा ठीक है, हम बस आ रहे हैं। रोशनी ने फोन रख दिया। ये कोयल वही कोयल थी जो आज सुबह ही लकी से बैंक में टकराई थी। वो रोशनी की बहुत अच्छी दोस्त थी और इन सब में सबसे अमीर। इतने में गर्वित, प्रीतम और लकी तैयार होकर कमरे से बाहर आ गए थे। दूसरी तरफ रोशनी की 3 सुंदर सी सहेलियां कोमल, मानसी और दिशा रॉबिन्स कैफे में एक टेबल पर पहले से ही बैठी हुई थी। तीनों बहुत बन ढंग के आई हुई थी। उनकी शक्ल, सूरत और कपड़े देखकर ही लग रहा था कि वो पैसे वाले घरों से आ रही थी। कोयल के सर का घाव देखकर मानसी ने कोयल से पूछा, कोयल तुम्हारे सिर पर कुछ लाल सा लगा हुआ है, कहीं कोई चोट वोट लगी थी क्या? अरे यार मानसी, आज सुबह जब मैं अपने पापा के साथ न्यू सिटी बैंक गई हुई थी तो वहाँ पर एक गधे से टकरा गई। इतना बेवकूफ आदमी मैंने कभी अपनी जिंदगी में नहीं देखा। मन तो कर रहा था उसका मुंह नोच लूं। ओह, तो उसने तुझसे माफी मांगी? हाँ, लेकिन पता नहीं आजकल न्यू सिटी बैंक के कस्टमर्स की क्वालिटी को क्या हो गया। उनका स्टैंडर्ड दिन ब दिन गिरता ही जा रहा है। कैसे? अरे अब तुम तो जानती ही हो दिशा, न्यू सिटी बैंक के अंदर आने वाले कस्टमर कैसे होते हैं। लेकिन मैंने जब उस लड़के को देखा तो मतलब वो क्या कुछ ऐसा वैसा था? मतलब थोड़ा फटीचर टाइप का? हाँ, मुझे तो लगता है कि वो कोई पागल था। एनीवेज, तुम लोग भी क्या उसका टॉपिक लेकर बैठ गए हो? वैसे भी हम अब कभी नहीं मिलने वाले हैं। खैर जो भी है। अरे यार, ये रोशनी और इसका बॉयफ्रेंड कहाँ रह गया? और कितनी देर इंतजार करना पड़ेगा? यहाँ पर मुझे बहुत ही गर्मी लग रही है। वैसे कोमल, मुझे तो रोशनी का बॉयफ्रेंड बहुत ही अच्छा लगा यार। वो स्मार्ट है, उसके पास हाइट है और वो पतला भी है। मुझे ऐसे लड़के ही न जाने क्यों अच्छे लगते हैं। अगर अमित के जैसा कोई उसका रूममेट भी निकला ना तो मैं पहले ही बता देती हूँ कि वो मेरा रहेगा, सिर्फ मेरा। ओहो कोमल, देखो तो मानसी की कैसी जीभ लपलपा रही है। मैंने सुना है कि अमित स्पोर्ट्स कोटे से है, इसलिए मुझे लगता है कि वो और उसके दोस्त भी एक जैसे ही होंगे। अब देखते हैं कि किसको कौन पसंद आता है। दिशा दरवाजे की बाहर देखने लगी। तब तक रोशनी और उसके दोस्त अंदर नहीं पहुंचे थे। फिर तीनों लड़कियों ने ढेर सारी सेल्फी ली और फिर जब वो आखिर में वेटर को बुलवाकर उससे एक ग्रुप फोटो खिंचवाने ही वाली थी कि तभी रोशनी, अमित, प्रीतम, गर्वित और लकी अंदर आ चुके थे। इससे पहले कि लकी पूरा अंदर घुस पाता, उसने प्रीतम से कहा, तुम लोग जाओ, मैं जरा वॉशरूम होकर आता हूँ। लकी को याद आया कि उसकी पैंट पर कीचड़ लगा हुआ था, इसलिए वो उसे साफ करने के लिए वॉशरूम में चला गया। इधर प्रीतम और गर्वित ने जैसे ही कोयल, दिशा और मानसी को देखा, उन दोनों की आंखें फटी की फटी रह गई। गर्वित की तो चाल ही धीमी हो गई थी और प्रीतम ने अपनी कांपती आंखों को छुपाने के लिए ऊपर चश्मा पहन लिया था।
अरे कोयल, दिशा, मानसी, किस बारे में बात हो रही थी भाई? पता है तुम्हारे हंसने की आवाजें बाहर तक आ रही थी। रोशनी की बात सुनते ही उसकी तीनों सहेलियों ने रोशनी की तरफ देखा। उसके पीछे ही अमित खड़ा था और अमित के पीछे गर्वित और प्रीतम खड़े थे। जैसे ही उन लड़कियों की नजर गर्वित और प्रीतम पर पड़ी, उनका चेहरा लटक गया और वो तीनों ठगा सा महसूस करने लगी। उन्हें जैसी उम्मीद थी वो दोनों लड़के दूर दूर तक उसके आसपास भी नहीं थे और इसी वजह से एक ही पल में निराशा ने उनके मन को घेर लिया था। चलो चलो बैठते हैं। प्रीतम तुम दिशा के बगल में बैठ जाओ और गर्वित तुम उधर मानसी के पास चले जाओ। प्रीतम दिशा की ओर बढ़ ही रहा था, लेकिन उससे पहले ही दिशा उठकर मानसी के बगल में बैठ गई। उसकी इस हरकत से ये बात साफ हो गई थी कि वो प्रीतम को ना तो पसंद करती थी और ना ही उसके साथ बैठना चाहती थी। उस पूरी टेबल पर कुल 4 लकड़ी के स्टूल लगे हुए थे और एक स्टूल पर सिर्फ 2 लोग ही बैठ सकते थे। दिशा और मानसी एक स्टूल पर बैठ गए थे, प्रीतम और गर्वित एक पर बैठ गए थे, अमित और रोशनी एक स्टूल पर बैठ गए, लेकिन कोयल के बगल वाली जगह खाली थी। अमित ने उन सबके बीच पसरे सन्नाटे को चीरते हुए कहा, अरे जल्दी जल्दी खाने को कुछ मंगवाओ, बहुत भूख लगी है। अमित के बोलते ही दिशा और मानसी ने मेन्यू उठा लिया और मोबाइल से अपनी नजर हटाकर मेन्यू में घुसा लिया। इतने में कोयल ने अपने बालों को ठीक करते हुए अमित से पूछा, वैसे अमित, रोशनी तो बता रही थी कि तुम्हारे साथ 2 नहीं 3 लड़के आने वाले थे, तो फिर वो तीसरा लड़का कहाँ है? वो तीसरा वाला भी बाथरूम गया हुआ है, वो जल्दी आता होगा। जैसे ही उसने अपनी बात खत्म की, लकी बाथरूम से निपटकर वहाँ आ गया। कोयल ने जैसे ही लकी को देखा, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। इधर लकी भी उसे देखते ही पहचान गया था। वो समझ गया था कि कोयल को उसे देखते ही उससे नफरत हो गई थी। जब लकी को और कहीं बैठने की जगह नहीं मिली, तो वो मजबूरन कोयल के ही पास जाकर बैठ गया। कोयल ने जैसे ही उसे अपने पास बैठते हुए देखा, तो वो उस छोटे से स्टूल में भी उससे जितनी दूर हो सकती थी उतना दूर होकर बैठ गई। उसे अंदर से लकी से बहुत घिन आ रही थी। कोयल, क्या हुआ? तुम लोग कहोगे कि मेरी जैसी लड़की की किस्मत इतनी खराब कैसे हो सकती है, लेकिन ये वही लड़का है जो मुझे न्यू सिटी बैंक में मिला था। अरे बाप रे, ये वही लड़का है। मानसी और दिशा दोनों ही लकी को ऊपर से नीचे तक घूरने लगी। इसको देखकर तो ऐसा ही लग रहा है कि इसने वही कपड़े पहने हुए हैं जैसे तुमने इसे बैंक में पहने हुए देखा था। अरे तुम लोग ऐसे एक दूसरे के अंदर घुसकर आखिर किस बारे में बात कर रहे हो? रोशनी को समझ में नहीं आ रहा था कि अचानक ही लकी के आने से ऐसा क्या हो गया था जो उस टेबल पर बैठी बाकी की लड़कियां भी कुछ कुछ बात करने लगी थी। रोशनी को लग रहा था कि कहीं ऐसा तो नहीं था कि उन तीनों में से किसी एक को लकी पसंद आ गया। लेकिन दिशा ने कोयल और लकी के बीच हुई उस टकरार के बारे में रोशनी को बताया तो उसकी भी आंखें खुल गई। जब लकी के बारे में ये सब बातें की जा रही थी, तब प्रीतम, अमित, रोशनी, गर्वित और कोयल सभी की नजरें लकी के ऊपर टिकी हुई थी। सबके मन में ढेर सारे सवाल थे। प्रीतम, अमित और गर्वित को लग रहा था कि आखिर लकी को न्यू सिटी बैंक में जाने की जरूरत ही क्या थी। वहीं रोशनी के मन में ये चल रहा था कि लकी के आने की वजह से कहीं कोयल वहाँ से उठकर ना चली जाए। रोशनी, तुम अपने बॉयफ्रेंड के साथ मजे करो, मुझे थोड़ा सा काम है इसलिए मैं जा रही हूँ। रोशनी ने कोयल को रोकने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं रुकी। लकी ने जब देखा कि सारी गड़बड़ उसकी वजह से हो रही थी और कोयल लगभग दरवाजे तक पहुँच ही गई थी, तो वो जोर से चिल्लाया, कोयल रुको। क्या है? बैंक में जो हुआ उसके लिए मैं बैंक में ही माफी मांग चुका हूँ। मुझे नहीं मालूम था कि तुम्हें मेरी गलती की वजह से ऐसी चोट लग जाएगी। आई एम रियली सॉरी। भले ही लकी की बात सुनकर कोयल थोड़ा सा पिघल गई, लेकिन अभी भी लकी के लिए उसकी घिन पूरी तरह से शांत नहीं हुई थी। कोयल ने कोई जवाब नहीं दिया और फिर से निकलने लगी, तो लकी ने उसके पास जाकर उसे फिर से रोका। अरे तुम अपना ये पर्स वहाँ भूल आई थी, इसमें तुम्हारा सिटी बैंक का सुप्रीम कार्ड तो होगा ही ना। कोयल ने लकी के हाथ से अपना पर्स छीना और निकलने लगी। लकी अभी भी उसी जगह पर खड़ा था। जैसे ही कोयल दरवाजे से बाहर होने लगी थी, इतने में उधर से कोई रईस ज्यादा सामने से आया और कोयल से जानबूझकर टकरा गया। इडियट, देखकर नहीं चल सकते क्या? उस काले मोटे आदमी ने काले रंग की शर्ट, हरे रंग की ट्राउजर और गले में मोटी सोने की चेन पहनी हुई थी और वो इतनी गर्मी में भी जैकेट पहन कर आया था। उसके हाथ में कोई बहुत महंगी सी घड़ी भी थी और वो जिस तरह से कोयल को देख रहा था, उसकी शक्ल से साफ पता चल रहा था कि उसकी नीयत अच्छी नहीं थी। अरे बेबी, क्या हुआ? चोट लगी है? मलहम लगा दो। मलहम लगाना अपनी बहन की पीठ पे। रास्ता छोड़, आगे जाने दे। अच्छा, तो तू ही बन जाना मेरी बहन, चला जा। जैसे उस लड़के ने कोयल का हाथ पकड़ने की कोशिश की, इतने में उसे महसूस हुआ कि किसी ने उसके हाथ को पकड़कर उसे बीच में ही रोक दिया था। जब उस आदमी ने कोयल से नजर हटाते हुए उस आदमी को देखा, तो पाया कि वो और कोई नहीं बल्कि लकी था। लकी धीरे से कोयल के आगे आ गया। ठीक है भाई साहब, बहन भी बोल रहे हो और छेड़ भी रहे हो। तू कौन है बे? हट जा बीच में से, वरना दिल्ली में नजर नहीं आएगा। अरे भाई, प्यार से बात करो ना। मर्द हो तो मर्द की तरह बात करो। मर्द होने में और गुंडा होने में फर्क होता है। क्यों अमित प्रीतम करवे? मर्द और गुंडा होने में फर्क होता है कि नहीं होता है? अमित,
प्रीतम और गर्वित को लकी का इशारा समझने में देर नहीं लगी और वो भागकर उसके पास आ गए। अब वो चारों लड़के उस अकेले आदमी को घेर कर खड़े हो गए थे। मुझे डराने की कोशिश कर रहा है। जिस दिन अकेला मिल गया ना, उस दिन मारते मारते लाल किले पर चढ़ा दूंगा। लकी उस आदमी की बात सुनकर मुस्कुराने लगा और फिर कोयल की ओर देखते हुए बोला, मैडम, आप घर जा रही थी ना, रास्ते में पुलिस स्टेशन आए तो भाई साहब की रिपोर्ट लिखवा देना। सबूत की चिंता मत करना, होटल में सीसीटीवी लगा हुआ है, इसमें सब कुछ रिकॉर्ड हो चुका है। जाकर मैनेजर से पिछले 5 मिनट का फुटेज मेरे फोन में ट्रांसफर करवा ले और सोशल मीडिया पर वायरल कर दे। इन भैया को भी टैग कर लेना। भाई साहब, आपका हैंडल नाम क्या है? गर्वित को मैनेजर के कमरे में जाते देख उस लड़के की हालत खराब हो गई। लड़की को छेड़ने से पहले उसने सोचा नहीं था कि यहाँ पर सीसीटीवी कैमरे भी लगे होंगे, इसलिए उस लड़के ने गुस्से से लकी को घूर कर देखा और फिर पैर पटक कर बाहर निकल गया। इधर लकी और उसके दोस्त उस लड़के को जाता देख हंसने लगे। कोयल के चेहरे पर भी मुस्कान तैर गई। उसका गुस्सा थोड़ा सा शांत होता दिखाई दे रहा था और उसने लकी की ओर देख कर कहा, थैंक्स। लकी बदले में कोयल की ओर देखकर मुस्कुरा दिया, लेकिन इसके बाद भी कोयल रुकी नहीं और वहाँ से निकल गई। लकी को लग रहा था कि शायद कोयल रुक जाएगी और सबके साथ खाना खा लेगी, लेकिन कोयल कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं थी। एक बार जो वो डिसाइड कर लेती थी, उसके बाद चाहे उसका खुद का भी नुकसान हो, लेकिन वो काम करके ही रहती थी। उसके चले जाने के बाद सब लोगों ने खाना मंगवाया और थोड़ी बहुत बातचीत करते हुए खाना खत्म कर दिया। बिल भरने के बाद रोशनी अपनी सहेलियों के साथ चली गई और अमित अपने दोस्तों के साथ अपने रूम पर आ गया। अमित रोशनी से बात करने के लिए बाहर चला गया और बाकी सभी अपने अपने फोन पर लग गए। लकी भी फेसबुक पर डिम्पल का अकाउंट चेक कर रहा था। उसने लकी के साथ की सारी फोटोज और पोस्ट्स डिलीट कर दी थी और राहुल के साथ बहुत सारी फोटोज लगाई थी। लकी को दुखी देख प्रीतम ने उसका फोन छीन लिया। ओए लकी, क्या सारा टाइम फोन देखता रहता है? उसे देखना बंद कर यार। तू जानता है कि वो एक नंबर की लालची लड़की है। पैसे देखते ही उसकी जुबान लब पाने लगती है। कितनी बेशर्म है यार ये डिम्पल। वो लोग बातें कर ही रहे थे कि इतने में अमित आ गया था। जैसे ही वो कमरे में घुसा तो सबने उसकी उतरी हुई शक्ल देखी। वो बहुत ही उदास नजर आ रहा था। क्या हुआ भाई? अमित ने लकी की बात का कोई जवाब नहीं दिया और कुर्सी पर आकर बैठ गया। सब लोग जो कि अपने अपने बिस्तर पर लेटे हुए थे, वो अमित की ऐसी उतरी हुई शक्ल देखकर फिर से बैठ गए। पता ना भाई क्या हुआ? स्पोर्ट्स अथॉरिटी ने फिर से तेरे साथ कोई गेम कर दिया क्या? नहीं, कोयल को कुछ हो गया है। पर हुआ क्या है भाई? आज दोपहर में तो बिल्कुल ठीक लग रही थी। आज कोयल को जो आदमी छेड़ रहा था, कोयल ने उसके खिलाफ पुलिस में शिकायत कर दी। और पता है कि वो आदमी कौन था? वो मोहित रायजादा था। उसके पिता लायन ग्रुप ऑफ कंपनीज के मालिक है और वो लायन ग्रुप का आने वाला सीईओ है। लायन ग्रुप? प्रीतम ने अभी जो सुना था उस पर विश्वास ही नहीं कर पा रहा था, इसलिए चौंक कर उसने अपने कानों को 2-3 बार खुजाया। भाई, लायन ग्रुप तो दिल्ली की 10 सबसे बड़ी फर्मों में आता है ना। अरे यार, ये तो कोयल ने बड़ी मुसीबत मोल ले ली। जब लकी ने उसे शांत करवा ही दिया था तो फिर उसे पुलिस में जाने की क्या जरूरत थी? हाँ, लेकिन गर्वित यार, कोयल भी तो किसी बड़े परिवार की ही बेटी है। भाई, उसके पिता का अकाउंट अगर न्यू सिटी बैंक में है तो वो भी तो पावरफुल होगी ना। हाँ भाई, वो तो है, लेकिन लायन ग्रुप के आगे कोयल के पापा की कोई औकात नहीं। और मैंने तो ये भी सुना है कि लायन ग्रुप और कोयल ग्रुप ऑफ कंपनीज के बीच में कुछ प्रोजेक्ट्स पर पार्टनरशिप चल रही थी। लायन ग्रुप ने कोयल ग्रुप को कुछ काम दिलवाया हुआ था और अब वहाँ से कोयल के पिता के पास में एक लेटर आया है कि वो उनकी सारी पार्टनरशिप को खत्म कर रहे हैं और साथ ही आगे से वो उनके साथ कोई भी काम नहीं करेंगे। ये सुनते ही भाई कोयल के पापा सख्ते में आ गए। उन्हें बस हार्ट अटैक नहीं आया, वरना वो आज हमारे बीच में नहीं होते। इससे पहले कि लकी कुछ सोच पाता, अमित का फोन बजने लगा था। रोशनी का फोन देखकर अमित के दिल की धड़कन तेज हो गई। वो समझ गया कि जरूर कोई बात है। उसने अपने दोस्तों को देखा और फिर रोशनी का फोन उठाया। हाँ बीबी, ठीक है, मैं अभी आता हूँ। अमित ने फोन रख दिया। सभी लोग पहले ही बहुत परेशान थे और इस फोन के आ जाने के बाद उनके दिल की धड़कन और भी तेज हो गई थी। क्या हुआ अमित? यार लकी, कोयल को उसके पिता ने अभी थोड़ी देर पहले फोन किया था। वो कह रहे थे कि भले ही गलती मोहित की थी, लेकिन फिर भी कोयल को ही उसके सामने झुकना पड़ेगा। सामने वालों ने ये शर्त रखी है कि वो इस मामले को तभी रफा दफा करेंगे जब कोयल एक रात के लिए मोहित के साथ। अमित को आगे की बात कहने में काफी शर्म महसूस हो रही थी। लकी ने सोचा भी नहीं था कि मोहित इस हद तक नीचे गिर जाएगा। लकी ने अपना सिर पकड़ रखा था और उसे कहा, अच्छा, अगर कोयल मना कर दे तो? वो मना नहीं कर सकती यार। मोहित का बाप क्रांति रायजादा बहुत ही खतरनाक आदमी है। जो भी उससे उलझने की कोशिश करता है वो उसे इतनी आसानी से नहीं छोड़ता। उसके ऊपर ना जाने कितने मर्डर के चार्जेस भी लगे हुए हैं, पर फिर भी वो आराम से बाहर घूम रहा है। और अगर उसे कोयल ने मना कर दिया तो उसके पापा की कंपनी रातों रात बिक जाएगी और उनका पूरा परिवार सड़क पर आ जाएगा। सिर्फ इसलिए कि कोयल एक लड़की है, उसे इतना कुछ फेस करना पड़ेगा। पर ये तो कोई बात नहीं हुई। उसके पापा ने बोलने से पहले एक भी बार सोचा नहीं। यार, कोई बाप अपनी बेटी के साथ ऐसा कैसे कर सकता है? अरे ये बड़े लोग होते ही ऐसे हैं। इन्हें अपनी फैमिली से ज्यादा अपना बिजनेस प्यारा होता है। मेरे हिसाब से अब और बातें करने से कोई फायदा नहीं है।
हमें अभी के अभी रोशनी के हॉस्टल चलना चाहिए और कोयल को बचाने के लिए कोई तरकीब निकालनी चाहिए। अमित और बाकी लोगों को भी लकी की बात ठीक लगी और सब लोग 5 मिनट में रोशनी के हॉस्टल रूम पर पहुंच गए। अमित ने अंदर दाखिल होते ही रोशनी से पूछा, कैसी है वो? कोयल के पिता ने कोयल की गलती ना होने के बाद भी उसे बहुत डांटा और खूब सुनाया। वो पिछले 3 घंटे से बैठकर रो रही है और फिर भी उसके पिता यही चाहते हैं कि वो आज रात मोहित के ही साथ बिताए। ये किस तरह का पाप है यार? मुझे लगता है कि उसके पिता भी बहुत बड़ी मजबूरी में फंस गए हैं। कंपनी उनकी अकेले की नहीं है, बल्कि उनमें 7-8 पार्टनर्स हैं और वो सब उसके पापा को धमकी दे रहे हैं कि अगर उसके पापा ने कोयल को नहीं भेजा तो वो उन्हें और उनकी बेटी को जान से मार देंगे। उसके पापा ने मुझे भी फोन किया था और बोले कि तुम कोयल का ध्यान रखना। वो इस दौरान कोई न कोई रास्ता निकालने की कोशिश कर रहे हैं ताकि कोयल को इन सब चीजों से बाहर निकाल सके। लकी कोयल के पलंग से थोड़ी दूर एक कोने में खड़ा होकर बस कोयल को ही देखे जा रहा था। कोयल की आंखों में आज रात की कल्पना का डर साफ नजर आ रहा था। उसके आंसू थे कि थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। लकी ये भी नहीं देख पा रहा था कि कल कोयल की आंखों में जो अकड़ उसे नजर आ रही थी आज वो गायब हो गई थी। कोयल को ऐसे लाचार देखते हुए लकी का भी मन उदास हो गया था। कोयल तुम चिंता मत करो, तुम्हारी और तुम्हारी फैमिली की प्रॉब्लम जल्दी सॉल्व हो जाएगी। लकी के मुंह से ये बात सुनकर कोयल थोड़ा चौंक गई थी और उसी की ओर देखने लगी। उसे पता ही नहीं चला था कि लकी भी उसे चुप करवाने के लिए आया हुआ था। तुम भी आए हो? जवाब में लकी ने हाँ में गर्दन हिला दी। रोशनी ने लकी की ओर से जवाब देते हुए कहा, कोयल, लकी भी तुम्हारी मदद करने के लिए यहाँ आया है। उसे भी तुम्हारी उतनी ही चिंता है जितनी कि हमें है। अच्छा, इससे भी है चिंता? अगर कल ये वहाँ नहीं आता ना तो मुझे वहाँ से उठकर नहीं जाना पड़ता। ना मैं वहाँ से उठकर जाती और ना ही मैं जल्दबाजी में उस मोहित से टकराती। अगर मैं मोहित से टकराती ही नहीं और ये बीच में आकर हीरो नहीं बनता तो बताओ क्या ये सब होता? बोलो। कोयल लकी की ओर देखते हुए अपने पलंग पर उठकर खड़ी हुई और लकी की ओर चिल्लाते हुए बोली, निकलो, अभी के अभी मेरे कमरे में से बाहर निकलो, निकलो अभी। कोयल, ये तुम्हें क्या हो गया है? एक तो बेचारा तुम्हारी मदद करने के लिए यहाँ आया हुआ है और तुम हो कि उसी के ऊपर बरस रही हो। कल को अगर ये नहीं होता तो वो मोहित तुम्हारे साथ होटल में बदतमीजी करता, तब तुम क्या कर लेती? रोशनी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर कोयल अपने गुस्से का शिकार लकी को क्यों बना रही थी। जब रोशनी और कोयल के बीच में ये सब बातें चल रही थी, लकी चुपचाप दरवाजे की ओर बढ़ने लगा। अमित ने लकी को एक कोने में ले जाकर समझाते हुए कहा, अरे रुको लकी, तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है। वो तो कोयल को बस थोड़ा सा गुस्सा आ रहा है और कुछ नहीं। तुम समझ सकते हो कि आज उसकी हालत कैसी है, लेकिन उसके चक्कर में तुम अपना मूड मत खराब करो प्लीज। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं समझ सकता हूँ कि कोयल अभी थोड़ी परेशान है। मैं यहाँ खड़े रहकर उसे और परेशान नहीं करना चाहता। तुम उससे जाकर कह दो कि चिंता करने की कोई बात नहीं है। अभी थोड़ी ही देर में अंदर सब कुछ ठीक हो जाएगा। लकी ने कहा और अमित के कंधे पर अपना हाथ रखकर वो दरवाजे से बाहर निकल गया। मैं आज के बाद इस लड़के की शक्ल नहीं देखना चाहती हूँ। कोयल ने जब देखा कि अमित उसे देख रहा था तो उसने अपना फोन उठाया और बोली, मैं अभी अपने हाई स्कूल के दोस्त प्रशांत को फोन करके देखती हूँ। उसके पापा भी बड़े आदमी हैं, क्या पता वो हमारी कुछ मदद कर सके। कोयल ने अपना फोन निकाला और अपने दोस्त को फोन लगाने लगी। इधर बाकी के लोग भी अपने अपने फोन पर कोई मदद के लिए अपने किसी अंकल को फोन कर रहा था तो कोई अपनी किसी आंटी को, लेकिन उनमें से कोई भी ऐसा नहीं था जो कि कोयल की मदद कर सके। इधर लकी जब रोशनी के हॉस्टल से बाहर आया तो उसने अपना मोबाइल निकाला और एक नंबर याद करने लगा। दिमाग पर थोड़ा सा जोर देने के बाद उसे नंबर याद हो आया और उसने अपने फोन में उसे डायल किया। 2-3 बार घंटी बजी और उसके बाद उधर से किसी ने फोन उठा लिया था। अच्छा, तो आज घर के सबसे बड़े बेटे को इस बूढ़े की याद आ ही गई। वहाँ मेरा बच्चा 8 सालों से बाहर तड़प रहा है और यहाँ ये बूढ़ा उसके लिए परेशान होने के अलावा और कुछ भी कर नहीं पा रहा है। फोन की दूसरी ओर से एक बूढ़े आदमी की आवाज लकी के कानों में गूंज गई। वो सालों बाद इस आवाज को सुन पा रहा था, क्योंकि जब तक वो गरीबी की परीक्षा को पास नहीं करता तब तक वो उन्हें फोन नहीं लगा सकता था। आज इतने सालों के बाद उनकी आवाज सुनकर लकी की आंखों में आंसू थे, लेकिन वो मुस्कुरा भी रहा था। काशीनाथ जी, आप कुछ ज्यादा ही गंभीर होकर बात नहीं कर रहे। आपको तो आइडिया ही नहीं है कि आपकी आवाज इतने सालों के बाद सुनकर मुझे कितनी खुशी हो रही है। वैसे मैं आपसे कुछ काम की बात करना चाहता था, इसलिए आपको फोन किया। हाँ बताओ बेटा, ये बूढ़ा तुम्हारी क्या मदद कर सकता है? अब मैंने जब वो परीक्षा पास कर ली है तो इसका मतलब मैं परिवार के सारे अधिकारों का इस्तेमाल कर सकता हूँ ना? हाँ, जिस दिन आपने वो परीक्षा पास की उसी दिन परिवार ने आपके ऊपर से सारी बंदिशें भी हटा दी थी। ठीक है, तो मैं क्रांति रायजादा जो कि लायन ग्रुप ऑफ कंपनीज के मालिक है, उनसे साफ शब्दों में कुछ कहलवाना चाहता हूँ। लायन ग्रुप? ये
लायन ग्रुप किसका है? काशीनाथ जी ने अपने बूढ़े दिमाग पर थोड़ा सा जोर देते हुए थोड़ा सा याद करने की कोशिश की, लेकिन उन्हें याद नहीं आ रहा था। ये दिल्ली का एक छोटा सा ग्रुप है। लकी जानता था अग्रवाल एंड अग्रवाल नाम का उनका ग्रुप पूरे देश में फैला हुआ था और उनके ग्रुप के आगे ये लायंस ग्रुप कुछ भी नहीं था। हाँ, याद आया, ये दिल्ली की कंपनी है। हाँ तो हो जाएगा, मैं अभी रुस्तम डांगी को फोन कर देता हूँ। नॉर्थ का सारा काम वही देखता है। वैसे आप उस क्रांति रायजादा से कहलवाना क्या चाहते हो? उनसे ये कहना है कि कोयल ग्रुप के अगेंस्ट वो जो भी एक्शन लेने का सोच रहे हैं उसे वो अभी के अभी रद्द कर दे। ठीक है, समझ गया। आप चिंता मत कीजिए, अभी आधे घंटे के अंदर आपका काम हो जाएगा। एक तरफ लकी की बात सुनते ही काशीनाथ जी ने रुस्तम डांगी को फोन लगा दिया था और दूसरी तरफ कोयल के दोस्त प्रशांत ने भी उसकी मदद करने की ठान ली थी। प्रशांत के कहने पर उसके पिता जयेश ने कोयल की मदद करने के लिए हाँ कर दी थी, क्योंकि दिल्ली ट्रेड एंड मर्चेंट यूनियन के अध्यक्ष चेतन मित्तल उनके स्कूल के खास दोस्त थे। अगर चेतन मित्तल ने इस मामले में क्रांति रायजादा को फोन भी कर दिया तो कोयल की सारी मुश्किल एक ही बार में हल हो जाती। इस वक्त चेतन मित्तल अपनी कंपनी में किसी विदेशी क्लाइंट के साथ एक डील साइन करने में जुटे हुए थे। इस क्लाइंट से न सिर्फ चेतन मित्तल की कंपनी को बल्कि दिल्ली के हर छोटे बड़े व्यापारी को ढेर सारा फायदा होने वाला था। पूरा सौदा लगभग 1500 करोड़ रुपए का था। जब ये मीटिंग चल रही थी कि तभी चेतन मित्तल के कॉन्फ्रेंस रूम का दरवाजा खुला और उनका सेक्रेटरी हॉल के अंदर आ गया। इस तरह से अपने सेक्रेटरी को बीच में घुसते देखकर चेतन मित्तल को बहुत गुस्सा आ रहा था। उसके आने की वजह से बाकी लोग भी परेशान हो रहे थे। उनकी नजर में ये बहुत ही बुरा व्यवहार था। सेक्रेटरी भी इस बात को अच्छे से जानता था, मगर फिर भी उसके पास अंदर आने के अलावा कोई भी चारा नहीं था। सर, एक बात करनी थी। इसके बाद सेक्रेटरी चेतन मित्तल के करीब आया और उसके कानों में कुछ कहने लगा। जैसे ही चेतन मित्तल ने अपने सेक्रेटरी की बात सुनी, उसके चेहरे का रंग बदल गया और वो अपनी कुर्सी से खड़ा होकर बोला, मुझे माफ करना साथियों, लेकिन मुझे अभी किसी बहुत ही जरूरी काम के लिए यहाँ से निकलना पड़ेगा। हम इस डील के बारे में बाद में बात करेंगे। मैं जानता हूँ इस तरह से मीटिंग को बीच में ही छोड़कर जाना ठीक नहीं है, लेकिन मैं मजबूर हूँ। सॉरी चेतन जी, अगर आप इस तरह से डील के नेगोशिएशन के बीच में उठकर चले जाएंगे तो फिर आगे इस बारे में आपसे और कोई बात नहीं करना चाहेंगे। देखिए, आपका कहना ठीक है, लेकिन फिर भी इस वक्त मुझे जाना पड़ेगा। आगे जैसा आप लोगों को ठीक लगे। इतना कहकर चेतन बाहर निकल गया। उसकी सेक्रेटरी ने उसके कान में ये कहा था कि उसे अभी अभी रुस्तम डांगी का फोन आया था। उसने लायन ग्रुप और कोयल ग्रुप के बीच में जो विवाद था उसे सुलझाने के लिए चेतन मित्तल को याद किया था। चेतन मित्तल के लिए 1500 करोड़ से ज्यादा रुस्तम डांगी का फोन था। वो एक बार के लिए अपने धंधे में नुकसान झेल सकता था, लेकिन वो रुस्तम डांगी की नाराजगी किसी भी कीमत पर नहीं झेल सकता था। अगर ऐसा होता तो न सिर्फ उससे पैसों का नुकसान होता, बल्कि उसकी पूरी कंपनी और अध्यक्ष होने की उसकी जो छवि थी वो छवि एक ही बार में धूमिल हो जाती। जब चेतन मित्तल बाहर आकर अपनी गाड़ी की ओर बढ़ रहा था, ठीक उसी वक्त प्रशांत के पिता जयेश भी चेतन के दफ्तर में पहुंच चुके थे। चेतन भाई, जयेश को इस बात का पूरा भरोसा था कि चेतन उनकी इस मामले में कुछ मदद कर सकता था, लेकिन चेतन ने उसकी तरफ मुड़कर भी नहीं देखा और ना ही उसकी बात को सुना। वो दरवाजे से सीधा बाहर निकल गया और अपनी गाड़ी में बैठ गया। इधर लकी भी लाल किले की दीवार पर आकर बैठ गया था। वहीं पास में एक चौपाटी थी जहाँ पर ढेर सारे लोग शाम के वक्त घूमने फिरने आया करते थे। लकी वहाँ आते जाते हुए लोगों को अकेला बैठकर देख रहा था। एक प्रेमी जोड़ा दीवार पर थोड़ी ही दूरी पर उसके पास बैठा हुआ था। वो दोनों एक ही आइसक्रीम को बारी बारी से खा रहे थे। लकी को उन्हें देखकर डिम्पल के साथ बिताए वो सुहाने दिन याद हो आए थे। लकी अक्सर उसके लिए खाना बनाता था और उसे यही लाल किले की दीवार पर बैठकर खिलाता था। वो अपनी जेब से थोड़ा थोड़ा पैसा बचाकर उसे आइसक्रीम भी खिलाता था। डिम्पल के साथ गुजरा उसका वक्त इतनी जल्दी गुजर जाएगा, इस बात की उम्मीद लकी को कभी भी नहीं थी। भले ही उसे अपने आप पर ये शक था कि वो परीक्षा को पास कर पाएगा या नहीं, लेकिन उसे कभी ये शक नहीं था कि वो और डिम्पल एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। उन दोनों ने इस दीवार पर बैठकर कितने सारे वादे किए थे। कितनी ही बार डिम्पल अपना सिर उसकी गोदी में रखकर यहाँ से लाल किले की मीनार को देखा करती थी। लकी को उम्मीद नहीं थी कि डिम्पल रातों रात इतनी बदल जाएगी। डिम्पल उसके लिए उस मीनार जैसी हो गई थी जिसे वो अब सिर्फ देख सकता था, छू नहीं सकता था। जब लकी अपने इन्हीं सब ख्यालों में खोया हुआ था, तभी उसका फोन बजा। फोन की दूसरी तरफ काशीनाथ जी थे। बेटा, रुस्तम डांगी का भी फोन आया था। उसने कहा है कि चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है।
मामला निपट चुका है। अच्छा ठीक है। लकी ने कहा और फिर अपना फोन रख दिया। लकी के परिवार की पहुंच बहुत दूर दूर तक थी। अभी 1 घंटे पहले ही उसने काशीनाथ जी को फोन किया था और इतनी सी देर में उसका काम भी हो गया था। लेकिन उसे पता था कि कोयल तक ये बात पहुंचने में थोड़ा सा वक्त लगने वाला था। ठीक इसी वक्त कोयल के कमरे में परेशानी में घूम रहे थे। कोयल ने देखा कि सूरज ढलने लगा था और जल्द ही रात होने वाली थी। उसे लग रहा था कि मोहित रायजादा कभी भी उसे लेने के लिए अपने आदमी वहाँ भेज सकता था। बाकी लोगों को भी यही डर सता रहा था। कोयल ने अचानक ही चिल्लाते हुए कहा, नहीं, मुझे नहीं जाना, मुझे बचा लो, मुझे नहीं जाना। तो चिंता मत कर कोयल, कोई ना कोई रास्ता निकल जाएगा। हालांकि रोशनी को भी यही लग रहा था कि कोयल के पास मोहित रायजादा के पास जाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। सब लोग फोन कर करके हिम्मत हार गए थे। किसी के पास अब कोई कांटेक्ट नहीं बचा था कि अचानक कोयल के फोन पर उसके पिताजी का फोन आया। कोयल ने उठाया। उधर से उसके पिताजी ने न जाने क्या कहा, जिस पर कोयल का मुंह खुला का खुला रह गया। व्हाट? पापा, मुझे पता है कि किसने मुझे उस मोहित रायजादा जैसे हैवान से बचाया है। अभी मैं उसे कॉल करके थैंक्स बोलती हूँ और फिर सारे दोस्तों को पार्टी भी दूंगी। ठीक है बेटा, और साथ में तुम अपने दोस्त से ये भी कहना कि मैं उसका ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलने वाला हूँ। आगे फ्यूचर में मैं उसके लिए वो सब करूँगा जो मेरे बस में होगा। हाँ ठीक है, मैं बोल दूंगी। चलो अभी मैं फोन रखती हूँ, बाय। जैसे ही कोयल फोन काटने वाली थी तभी उसके पिता ने फिर से कहा, अरे 1 सेकंड रुको। मुझे तो लगता है जिस आदमी ने हमारी मदद की है उसका जुड़ाव ट्रेड यूनियन के अध्यक्ष चेतन मित्तल के साथ जरूर होगा। इस मसले को चेतन मित्तल के अलावा और कोई सॉल्व नहीं कर सकता था, और जो आदमी चेतन मित्तल तक पहुंच सकता है वो कोई छोटा मोटा आदमी तो नहीं हो सकता। तो बेटा, ऐसे इंसान से दोस्ती बनाए रखना। कोयल ने उनकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और फोन काट दिया। अब आप सब तो सच जानते ही हैं कि लकी के अलावा आखिर कौन हो सकता है जो चेतन मित्तल के इतने करीब पहुंच गया था, और वो भी इतना जल्दी। लेकिन कोयल का दिमाग कुछ और ही गणित लगाए बैठा था। प्रशांत, दोपहर में मैंने उससे ही फोन भी किया था। आई न्यू इट, पक्का उसने ही मेरी हेल्प की है। प्रशांत का नाम जुबान पर आते ही कोयल की आंखों में चमक आ गई थी। कोयल ने तुरंत अपने पर्स में से फोन निकाला और प्रशांत का नंबर डायल किया, लेकिन मारे शर्म के प्रशांत ने फोन ही नहीं उठाया। 1 घंटे में कुछ नहीं तो लगभग 25 बार तो कोयल ने उसे कॉल किया ही होगा, लेकिन प्रशांत बहुत शर्मिंदा था कि उसने कोयल के मैटर में अपने पिता से बात नहीं